जी, आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो आए चलते हैं अपने फर्स्ट लॉ की तरफ। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हमारे पास तीन लॉज होते हैं, बारी बारी हम इन तीनों को पढ़ते हैं जी। फर्स्ट लॉ जो हमारा है वो है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इट इज़ आवर कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट, ये हमारे आम मुशाहिदे की बात है, अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव और स्टॉप अ बॉडी। एक बॉडी को मूव करने के लिए, हरकत में लाने के लिए या रोकने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत होती है। अ बुक प्लेस्ड ऑन द टेबल रिमेन्स देयर, एक किताब जो टेबल के ऊपर पड़ी है वो वैसे ही पड़ी रहेगी अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड टू मूव इट, जब तक हम उस पर एक फोर्स नहीं लगाते जिसकी वजह से वो मूव करे। अ बॉल रोलिंग फ्लोर शुड कंटिन्यू मूव विद सेम वेलोसिटी इन द एब्सेंस ऑफ अप्लाइड फोर्स। एक बाल जो हम फेंक दें फर्श के ऊपर, जो घूमना शुरू कर दे फर्श के ऊपर मूव करती हुई, उसे उसी वेलोसिटी के साथ मूव करते रहना चाहिए, बाद में हम उस पर चाहे कोई फोर्स अप्लाई ना भी करें। बट प्रैक्टिकल वी सी दैट, मगर अमली तौर पर हम ये देखते हैं दैट इज़ नॉट ट्रू, ऐसा बिल्कुल नहीं है। द बॉल स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, गेंद कुछ फासला तय करने के बाद रुक जाती है। इनफैक्ट एन ओपोजिंग फोर्स काज द बॉल टू स्टॉप, दरअसल उस फोर्स को एक ओपोजिट फोर्स बॉल को रोक देती है। न्यूटन एक्सप्रेस सच ऑब्जर्वेशन इन हिज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने अपने पहले लॉ ऑफ मोशन में इसी ऑब्जर्वेशन को एक्सप्रेस किया। हु स्टेटेड दैट, तो ये पूरी 5-6 लाइनें जो हमने रीड की है इसमें उसने यही बताया है कि ये हमारे आम मुशाहिदे की बात है कि फोर्स हमें चाहिए होती है बॉडी को मूव करने के लिए। एक किताब जो टेबल के ऊपर पड़ी है वो तब तक पड़ी रहेगी जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते। तो ज़मीन पर अगर हम किसी बॉल को फेंक देते हैं तो वो तब तक नहीं चलती रहती जब तक हम उस पर फोर्स ना लगाएं, बल्कि वो रुक जाती है। तो उसके रुकने की वजह ये है कि उसे एक ओपोजिंग फोर्स होती है जिसे हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, वो उस बॉल को रोक देती है। ऐसा नहीं है कि हमें गेंद पर फोर्स लगाकर हमने उसको फेंक दिया तो वो गेंद हम चलती रहे, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो गेंद कुछ फासला तय करने के बाद रुक जाती है जिसकी वजह फ्रिक्शन होती है। तो न्यूटन ने इसी ऑब्जर्वेशन को अपने फर्स्ट लॉ में एक्सप्रेस किया। अ बॉडी कंटिन्यू इट स्टेट ऑफ रेस्ट, एक बॉडी अपनी रेस्ट की हालत को जारी रखता है या यूनिफॉर्म मोशन की हालत को, इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में, अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, जब तक उस पर कोई बैरूनी फोर्स अमल ना करे। तो देखिए, एक बॉडी या तो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा जब तक फोर्स ना लगे, एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बैरूनी फोर्स नहीं लगती। तो लेकिन ऑब्जेक्ट्स के रुकने की वजह फ्रिक्शन होती है। अगर हम फ्रिक्शन को नज़रअंदाज कर दें या फ्रिक्शन ख़त्म हो जाए तो गेंद को अगर हम ज़मीन के ऊपर फेंक दें तो वो कभी भी रुकेगी नहीं। व्हेन अ फास्ट मूविंग बस स्टॉप सडनली, जब एक तेज रफ्तार बस अचानक से रुक जाती है तो पैसेंजर टेंड टू बेंड फॉरवर्ड, पैसेंजर आगे की तरफ झुकते हैं। इट इज़ बिकॉज दे वांट टू कंटिन्यू देयर मोशन, इसकी वजह यह है कि वो बॉडी जो है वो अपनी मोशन को जारी रखना चाहते हैं तो वो आगे की तरफ झुकते हैं। ये आपने अक्सर इस बात को आपने महसूस किया होगा कि जब चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगाती है तो हम वहीं पे, जिस्म हमारा नहीं रुक जाता बल्कि हमारा जिस्म उसी मोशन के फ्लो में आगे की तरफ जाता है, अनलेस कि हम कोई और फोर्स ना लगा दें, यानी अगली सीट को ना पकड़ लें या किसी भी चीज़ को हम ना पकड़ लें। तो अब अगर हम नहीं पकड़ेंगे तो हम अगली सीट से टकरा जाएंगे क्योंकि हम अपनी बॉडी को, मोशन को जारी रखना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ क्या होता है कि बस स्टार्ट्स मूविंग क्विकली फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट में पड़ी खड़ी हुई जो बस थी वो एकदम से जब चलेगी तो पैसेंजर किस तरफ जाएंगे? द पैसेंजर आर पुश्ड बैक, पैसेंजर बैक की तरफ जाएंगे, पीछे की तरफ झुक, यानी उल्टेंगे कह लें, झुकेंगे कह लें, अगेंस्ट देयर सीट, अपने सीट के ऑपोजिट। दिस टाइम द टेंडेंसी ऑफ द पैसेंजर इज टू रिटेन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट, यहाँ पर अब वक्त है कि वो जो पैसेंजर है वो माइल होते हैं अपनी रेस्ट की स्टेट हासिल करने के लिए, अपनी स्टेट की रेस्ट की स्टेट हासिल करने की कोशिश करते हैं। देखिए ना, जब हम सीट पे बैठे होंगे तो बस अगर एकदम से चलेगी तो हम रेस्ट वाली पोजीशन थी जो हमारी पीछे पोजीशन थी तो हम पीछे की तरफ झुकेंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ के मुताबिक एक बस मूव ऑन द रोड, एक बस जो मूव कर रही है, हरकत कर रही है रोड के ऊपर, शुड कंटिन्यू इट्स मोशन, उसे अपनी हरकत जारी रखनी चाहिए, विदाउट एनी फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन, इंजन की फोर्स लगाए बगैर। बट प्रैक्टिकली वी सी दैट, लेकिन हम देखते हैं इफ़ द इंजन स्टॉप वर्किंग, अगर हम इंजन को रोक दें या इंजन वर्किंग करना बंद कर दे तो बस कम्स टू रेस्ट, बस रेस्ट में आ जाती है। आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, कुछ फासला तय करने के बाद।
इट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन की ही वजह से है। फ्रिक्शन कहाँ पर होती है? बिटवीन द टायर ऑफ द बस एंड द रोड। ऑल द बॉडीज मूविंग ऑन द अर्थ, तमाम बॉडी जो अर्थ के ऊपर मूव कर रहे हैं वो रुक जाते हैं बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखें, बस अगर चल रही है तो अगर हम इंजन बंद कर दें तो क्या बस चलती जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर हम इंजन बंद कर देंगे तो बस कुछ देर का फासला तय करने के बाद रुक जाएगी, और रुकने की वजह फ्रिक्शन है। इफ़ यू आर ऑन द आउटर स्पेस, अगर आप खला में हो तो थ्रो एन ऑब्जेक्ट अवे वेयर नो फोर्स इज एक्टेड अपॉन इट, और आप एक ऑब्जेक्ट को परे फेंक देते हैं जहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रही, तो दो ऑब्जेक्ट वो क्या करेगा? द ऑब्जेक्ट वुड कंटिन्यू टू मूव फॉर एवर विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, वो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा के लिए कॉन्स्टेंट एक जैसी वेलोसिटी से वहीं पर मूव करना शुरू कर देगा। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो हमें प्रोवाइड करता है एक और डेफिनेशन ऑफ फोर्स की। तो फोर्स एक एजेंसी है जो चेंज करती है, विच चेंजेस आर टेंड टू चेंज, या चेंज करने की कोशिश करती है। किस चीज़ को? द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, रेस्ट की हालत को या यूनिफॉर्म मोशन की हालत को ऑफ द बॉडी, किसी भी जिस्म की। तो वो फोर्स ही है जो या तो जिस्म की हालत को चेंज कर देगी, रेस्ट वाले को मोशन में ले आएगी, मोशन वाले को रेस्ट में ले आएगी, या टेंड टू चेंज, या चेंज करने की कोशिश करेगी स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन की हालत को। तो ये था जी हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब चलते हैं सेकंड लॉ, इनर्शिया। इनर्शिया की डेफिनेशन पढ़ लें जी। द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, ये एक बॉडी की प्रॉपर्टी है, खासियत है, टू मेंटेन इट स्टेट ऑफ रेस्ट, जिसकी वजह से एक बॉडी मेंटेन रखता है अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को या यूनिफॉर्म मोशन को इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन के अंदर, इज कॉल्ड इनर्शिया। तो बॉडीज के अंदर रेस्ट में पड़े हुए जिस्म जो रेस्ट में ही रहता है, और मोशन में जो बॉडी है वो मोशन में रहने की वजह उसके पीछे क्या है? इनर्शिया। तो ये बॉडीज के अंदर प्रॉपर्टीज ऐसी सलाहियत है जिसकी वजह से रेस्ट में पड़ा हुआ बॉडी अपनी रेस्ट की हालत को जारी रखेगा, और मोशन में जारी ऑब्जेक्ट अपनी हालत को मोशन में जारी रखेगा। वो कब तक जारी रखता है वो हम पढ़ चुके हैं, जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगती। अब है जी न्यूटन लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ इंडिकेट्स दैट, न्यूटन का पहला लॉ ये जाहिर करता है, इफ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, अगर किसी बॉडी पर कोई नेट फोर्स अमल नहीं करती, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन अनचेंज, तो बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी वही रहेगी। द सेकेंड लॉ डील विद द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी, तो दूसरा जो लॉ है वो एक्सेलरेशन के साथ डील करता है जो बॉडी के अंदर पैदा होती है, व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, जब फोर्स उस पर लगती है। तो देखें, जब एक बॉडी रेस्ट में है तो उसकी स्पीड भी जीरो है और वेलोसिटी भी जीरो है। जब आप उस पर फोर्स लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या प्रोड्यूस होगा? वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो इसी के बारे में न्यूटन का सेकेंड लॉ है। इफ़ अ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, अगर एक बॉडी पर बाहर से कोई फोर्स लगती है, या जो कि नेट फोर्स होनी चाहिए, यानी कि फोर्स जीरो नहीं होनी चाहिए, इट एक्सेलरेट द बॉडी, वो बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा करेगा, यानी व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उस फोर्स की डायरेक्शन में जिस तरफ आपने फोर्स लगाई है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, उस एक्सेलरेशन की जो मिकदार है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके साथ? फोर्स की मैग्नीट्यूड के साथ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक रिलेशन होता है जिसमें एक क्वांटिटी बढ़े तो उसी रेशियो से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़े, या उसी प्रोपोर्शन से। अगर एक क्वांटिटी कम हो तो दूसरी मिकदार भी उसी प्रोपोर्शन से कम हो। यानी कि अगर एक्सेलरेशन बढ़ता है तो उसके पीछे फोर्स भी बढ़ेगी, अगर फोर्स बढ़ती है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। एक्सेलरेशन अगर बढ़ रहा है तो फोर्स बढ़ेगी, अगर एक्सेलरेशन कम हो रहा है तो फोर्स भी कम होगी। तो एक्सेलरेशन का ताल्लुक फोर्स के साथ क्या हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि फोर्स के बढ़ने से एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी और फोर्स के कम होने से एक्सेलरेशन भी कम होगी। और एक्सेलरेशन का जो ताल्लुक है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ? मास ऑफ द बॉडी के साथ। क्या मतलब कि अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो फोर्स लगाने से उसमें एक्सेलरेशन कम पैदा होगी। अगर मास किसी बॉडी का कम होगा तो उतनी ही फोर्स लगाने से उसमें एक्सेलरेशन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? मास के साथ। यानी कि अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगी तो इसका मतलब है मास कम है, यानी मास कम है तो एक्सेलरेशन बढ़ेगी, और अगर मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। अब इसकी कैलकुलेशन को देखते हैं। तो एक्सेलरेशन का ताल्लुक फोर्स के साथ क्या है जी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शन का साइन है। और एक्सेलरेशन का ताल्लुक मास के साथ क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली होने की वजह से वो वैल्यू 1 के डिनोमिनेटर में आएगी। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, ए आ गया, प्रोपोर्शन का साइन आ गया, एफ और 1 ओवर एम मल्टीप्लाई होके एफ ओवर एम हो गया। फिर ये प्रोपोर्शन का जब साइन हटाएंगे तो दो काम करेंगे, एक इक्वल लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाया जाता है। तो हमने एक इक्वल लगाया और एक कांस्टेंट लगाया, ये आपका इक्वल और ये आपका कांस्टेंट। बाकी एफ ओवर एम एज इट इज। एसआई यूनिट के मुताबिक इफ मास 1 kg हो,
स्टैंडर्ड जो ऐसे ही यूनिट की बात हम करते हैं, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो फोर्स 1 न्यूटन हो, देन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट विल बी 1। ये जो कांस्टेंट है फिर इसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो इक्वेशन को हम कैसे लिख सकेंगे, ए एज इट इज इक्वल एज इट इज, कांस्टेंट की जगह पे 1 आ गया, और m इस तरफ डिवाइड हो रहा है, a के साथ जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और f 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा f। तो हमारा फार्मूला क्या आ गया सेकेंड लॉ का, f इज इक्वल टू एम ए या एम ए इज इक्वल टू f। तो ये हमने याद रखना है, f इज इक्वल टू एम ए, f फोर्स है, m मास है और a एक्सेलरेशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन प्रोवाइड द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फर्स्ट लॉ हमें भी फोर्स की डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। अब फोर्स प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन द बॉडी, फोर्स ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F इज इक्वल टू एम ए, हम फोर्स मालूम कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट मैथमेटिकली द अमाउंट ऑफ फोर्स, वो फोर्स जो हमें, फोर्स की वो मिकदार रिक्वायर्ड होती है टू प्रोड्यूस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन इन द बॉडी ऑफ मास नाउन। अगर हमें किसी बॉडी का मास पता हो तो हम उसमें एक्सेलरेशन कितना पैदा करना है उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। यानी कि द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड, कितनी फोर्स की ज़रूरत है हमें प्रोड्यूस करने के लिए कोई एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी में, और उसका मास हमें मालूम होना चाहिए। तो फोर्स की डेफिनेशन क्या हुई न्यूटन की। ऐसे यूनिट है जो फोर्स का, वो क्या है जी न्यूटन है। तो न्यूटन की डेफिनेशन है ये, 1 न्यूटन इज अ फोर्स, 1 न्यूटन वो फोर्स है विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन पैदा कर दे कितना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, किसके अंदर, इन द बॉडी ऑफ मास 1 kg। यानी कि 1 न्यूटन उतनी फोर्स होगी जो 1 kg बॉडी के अंदर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे। तो यानी कि 1 न्यूटन बराबर है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो आइए चलते हैं अपने थर्ड लॉ की तरफ। Whenever there is a interaction between two bodies, जब कभी भी आप इंट्रैक्शन देखें दो बॉडीज के दरमियान, एक्सक्यूज मी, ए एंड बी, आपके पास बॉडी ए और बी है, सच दैट, इस तरह कि एक बॉडी ए जो है एक्सर्ट अ फोर्स ऑन बॉडी बी, एक फोर्स बॉडी ए बॉडी बी के ऊपर एक फोर्स लगाता है, उस फोर्स को हम क्या नाम देंगे, एक्शन ऑफ ए ऑन बी। जैसे ये एक डायग्राम आपको दिखाई गई है, तो यहाँ पर आप देखें एक हैंड है और एक स्प्रिंग है। तो यहाँ पर हैंड स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो जो हैंड स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगा रहा है उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, एक्शन। हाथ बॉडी ए है और स्प्रिंग बॉडी बी है। इन रिस्पॉन्स टू दिस रिएक्शन, दिस एक्शन, इस एक्शन के जवाब में बॉडी बी भी एक्सर्ट करेगा एक फोर्स ऑन बॉडी ए। देखें जब आप स्प्रिंग को प्रेस कर देंगे तो स्प्रिंग भी फोर्स लगाएगा उस हाथ के ऊपर। दिस फोर्स इज नाउन है, उस फोर्स को कहा जाएगा रिएक्शन ऑफ बी ऑन ए, बॉडी बी का रिएक्शन ए के ऊपर। तो यही एग्जांपल उसने नीचे डिस्कस की है। यहाँ से हमें डेफिनेशन मिलती है, फॉर एवरी एक्शन, हर अमल का, देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, देयर इज ऑलवेज, हमेशा बराबर, इक्वल बराबर और ऑपोजिट मुखालिफ रिएक्शन होता है। यानी हर अमल का एक रद्द अमल होता है जो मिकदार में तो बराबर होगा लेकिन सिमत में उलट होगा। तो ये न्यूटन की थर्ड लॉ की डेफिनेशन है। सिंस एक्शन एंड रिएक्शन डोंट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पे नहीं करते बल्कि दो अलग अलग बॉडी के ऊपर एक्ट करते हैं, बट दे एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडी, सो दे कैन नेवर बैलेंस ईच अदर, इसलिए ये आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो न्यूटन थर्ड लॉ की एक और डेफिनेशन भी है। इफ अ बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ सेकंड बॉडी, अगर एक बॉडी फोर्स लगाता है सेकंड बॉडी के ऊपर तो सेकंड बॉडी क्या करेगी, द सेकंड बॉडी आल्सो एक्सर्ट, दूसरी बॉडी भी लगाएगी इक्वल बराबर ऑपोजिट मुखालिफ फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। तो सेकंड जो बॉडी है वो भी फर्स्ट बॉडी के ऊपर उतनी ही मिकदार में और ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। फोर्सेज एक्ट इन पेयर, फोर्सेज हमेशा जोड़े में अमल करती है, यानी फोर्स जब भी लगेगी वहां पर पेयर होगा, फोर्सेज सिंगल नहीं होती, डबल फोर्स लगेगी। वी हैव स्टडी दैट, हम ये अभी पढ़ चुके हैं कि फोर्स एक्ट इन पेयर, फोर्स जोड़े में अमल करती है। व्हेन टू ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट, जब दो बॉडीज आपस में मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज, जैसे दो फोर्सेज एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज। वी ऑफ्टन नोटिस अ फोर्स दैट, हम बाद को ये नोटिस करते हैं, सीम्स टू मेक समथिंग हैपन बट यूजली वी डोंट नोटिस द अदर फोर्सेज इन्वॉल्व्ड। हम बाद को ये देखते हैं कि एक फोर्स जो है जो कि जिसकी वजह से कुछ ना कुछ हो रहा है, यानी एक फोर्स को ही हम देखते हैं, यूजली वी डोंट नोटिस द अदर फोर्स इन्वॉल्व, और जो एक और फोर्स इन्वॉल्व होती है उसे हम नोटिस नहीं करते। जैसा कि टेबल के ऊपर पड़ी हुई किताब, यहाँ पर हमें एक ही फोर्स लगेगी जब किताब का वजन टेबल के ऊपर लग रहा है, दूसरी किसी और फोर्स को हम डिस्कस या उसको नोटिस नहीं करते।
हेयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेस, यहाँ पर हम कुछ फोर्सेस के जोड़ों की एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। इन्वॉल्व्ड इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक होंगी। कंसीडर करेंगे एक बुक लाइंग ऑन द टेबल, एक किताब है जो टेबल के ऊपर पड़ी है, शोन इन द फिगर। द फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड ऑन द ब्लॉक इज द इज ऑन द बुक इज द वेट, जो फोर्स एक्ट कर रही है उस बुक के ऊपर वो वेट है। ये ब्लॉक की जगह ये बुक कर लें या ब्लॉक कर लें एक ही बात है, ये ब्लॉक है तो ये आपका ब्लॉक है, आप इसको कह सकते हैं। जो फोर्स एक्ट कर रही है इस ब्लॉक के ऊपर वो डाउनवर्ड है, और वो कौन सी फोर्स है, वो वेट की फोर्स है। तो ब्लॉक भी द ब्लॉक एक्सर्ट अ डाउनवर्ड फोर्स ऑन द टेबल, तो ब्लॉक आप एक फोर्स लगाएगा टेबल के ऊपर डाउनवर्ड नीचे की तरफ, ये देखें नीचे की तरफ वेट की फोर्स लगा रहा है, इक्वल टू इट्स वेट, अपने वजन के बराबर। द टेबल आल्सो एक्सर्ट अ रिएक्शन फोर्स, तो टेबल भी सरफेस भी इस बुक ब्लॉक के ऊपर एक रिएक्शन की रद्द अमल की फोर्स लगाएगी। उसे फोर्स को क्या नाम देंगे, एफ एन, नॉर्मल की फोर्स, रिएक्शन की फोर्स, ये हम पीछे भी पढ़ के आए हैं। द टू फोर्सेज ऑन द ब्लॉक, अब ब्लॉक के ऊपर दो फोर्सेज लग रही हैं, एक वेट की फोर्स नीचे की तरफ और एक रिएक्शन की फोर्स ऊपर की तरफ। द टू फोर्सेज ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर दो फोर्सेज है जो बैलेंस करेंगी एक ईच अदर, एक दूसरे को, और ब्लॉक किस हालत में रहेगा, रिमेन्स एट रेस्ट। तो ब्लॉक एक्शन और रिएक्शन बराबर है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये रेस्ट में बॉडी रहेगा। नेक्स्ट है जी, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, जब गन को फायर किया जाता है उसमें से बुलेट निकलती है, तब बुलेट मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो बुलेट एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ जाएगी विद द फोर्स एफ, किसी फोर्स एफ के साथ। दिस इज अ फोर्स ऑफ एक्शन, गोली का मूव करना एक एक्शन है। द गन रिक्वाइल करेगी, पीछे की जानिब झटका खाएगी, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे की तरफ, रिक्वाइल का मतलब झटका खाना, तो बुक झटका खाएगी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में, विद रिएक्शन फोर्स आर, एक रिएक्शन फोर्स के साथ, रद्द अमल की फोर्स के साथ, जिसे क्या नाम देंगे, आर। तो ये बड़ी सिंपल सी एग्जांपल थी जिसमें गन और बुलेट की एग्जांपल आपको दी जा रही है। जब गन को फायर किया जाएगा तो बुलेट का मूव करना एक्शन है, और उसके रिएक्शन में गन पीछे की तरफ झटका खाती है जिसे एक रिएक्शन फोर्स कहा जाता है।